गुड मॉर्निंग। बैठो भाई। क्या हो गया? क्या कह रहे हो? जल्दी आ गए यूं? चलिए भाई, कहाँ तक हो गया था? माइटोसिस हो गया था। ठीक है, आज माइटोसिस शुरू करेंगे। वास्तविक कोशिका विभाजन माइटोसिस से शुरू होता है। माइटोसिस और मियोसिस। समसूत्री विभाजन माइटोसिस। माइटोसिस सारे कोशिका विभाजन में सबसे सामान्य प्रकार, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सबसे सामान्य प्रकार का विभाजन। मियोसिस जो होता है वो विशिष्टीकृत कोशिका विभाजन है, जो कुछ पर्टिकुलर जगह पर ही होगा, हर जगह नहीं होता। लेकिन माइटोसिस एक सामान्य कोशिका विभाजन है जो हर जगह मिल जाता है। ठीक है, सबसे सामान्य प्रकार का कोशिका विभाजन माइटोसिस। इसका अध्ययन या इसका ऑब्जर्वेशन फ्लेमिंग द्वारा जंतु कोशिकाओं में और स्ट्रासबर्गर द्वारा पौधों की कोशिकाओं में किया गया। एनिमल सेल में फ्लेमिंग ने और प्लांट सेल में स्ट्रासबर्गर ने कोशिका विभाजन माइटोसिस का अध्ययन किया। पहली बार इन्होंने माइटोसिस ऑब्जर्व किया, देखा, अध्ययन किया। माइटोसिस नाम जो है ये फ्लेमिंग द्वारा दिया गया। फ्लेमिंग द्वारा दिया गया। यहां देखिए दो शब्द हैं, माइटोज और सेस। माइटोज का मतलब होता है इन थ्रेड, पतले धागे, और सेस का मतलब वास्तव में होता है एनालिसिस। एनालिसिस अध्ययन या विश्लेषण। एक्चुअली जब फ्लेमिंग ने इस कोशिका विभाजन को जब देखा, अध्ययन किया, तो उन्हें शुरुआत में पतले पतले धागे दिखाई दिए केंद्रक में, क्योंकि थिन थ्रेड पतले धागे जैसी संरचना शुरू में दिखाई देती है। इन्होंने इस पूरी प्रक्रिया का नाम रखा माइटोसिस। माइटोसिस सारी यूकेरियोटिक जीवों में होगा और उनके वृद्धि, विकास, रिपेयर, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन सब जगह काम आता है। तो एक जनरल सेल डिवीजन है। ठीक है, हर कार्य में ये यूज होगा, वृद्धि विकास से लेकर सारी चीजों में। प्रोकैरियोट में हम ये नहीं मानते, प्रोकैरियोट में एमाइटोसिस कहते हैं। समसूत्री विभाजन माइटोसिस सभी यूकेरियोटिक जीवों में उनके वृद्धि व विकास, रिपेयर, पुनरुद्भवन, रीजनरेशन व रिप्रोडक्शन, जनन में काम आता है। तो ये विभाजन इनकी सारी प्रक्रियाओं में यूज होता है। वृद्धि, विकास, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर, रीजनरेशन, रिप्रोडक्शन, इन सारी चीजों में माइटोसिस काम आता है। माइटोसिस को अगर हम परिभाषित करते हैं, माइटोसिस जो है यह एक व्यवस्थित
चरणबद्ध प्रक्रिया, व्यवस्थित चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के डीएनए को डबल करके, डीएनए को दुगुना करके दो पुत्री कोशिकाओं में बराबर बांट दिया जाता है। पुत्री कोशिकाओं में बराबर बांट दिया जाता है। तो माइटोसिस दरअसल एक बड़ा ही व्यवस्थित चरणबद्ध प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप होती, जिसमें सेल के डीएनए को डबल करके दो पुत्री कोशिकाओं में बराबर बांट दिया जाता है। तो यहां जो पुत्री कोशिकाएं होती हैं, पुत्री कोशिकाएं आनुवंशिक रूप से समान, जेनेटिकली आइडेंटिकल, आनुवंशिक रूप से समान या क्लोन होती हैं। क्लोन जानते हो? तो यहाँ जो कोशिकाएं बनती वो क्लोन होती है, जेनेटिकली आइडेंटिकल, आनुवंशिक रूप से समान या क्लोन होती है। और क्योंकि यहाँ एक जैसी कोशिकाएं बनती हैं, अतः माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। माइटोसिस को इक्वेशनल सेल डिवीजन यानी कि समसूत्री विभाजन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इक्वेशनल, क्योंकि दो इक्वल कोशिकाएं बनती हैं, इसलिए इसे इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। जबकि मियोसिस में ऐसा नहीं होगा। मियोसिस में गुणसूत्र आधे रह जाएंगे, उसको रिडक्शनल डिवीजन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इक्वेशनल। आमतौर पर वैसे तो ये हर सेल में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा माइटोसिस हमें द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में दिखाई देता है, और इसीलिए इसको कई बार सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं। ज्यादातर डिप्लॉइड कायिक कोशिकाओं में होता है, अतः इसे कायिक कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। सोमेटिक सेल डिवीजन, इसको अपन कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये डिप्लॉइड सेल में और कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। तो डिप्लॉइड सेल में मेनली होता है, बट यह भी ध्यान रखना है कि माइटोसिस अगुणित कोशिकाएं हैप्लॉइड सेल में भी होता है। इसको हैप्लॉइड माइटोसिस कहते हैं। हैप्लॉइड सेल में, विशेष रूप से पौधों में तो अगुणित कोशिकाओं में भी माइटोसिस होता है। जैसे आपने मान लो ब्रायोफाइट और शैवाल पढ़े होंगे, टेरिडोफाइट, इनमें हम कई बार सुकाए थैलस पढ़ते हैं, गैमिटोफाइट होता है। अब गैमिटोफाइट अच्छा खासा पौधे का भाग होता है, और वो बनेगा कैसे? गैमिटोफाइट का निर्माण का आरंभ किससे होता है? गैमिटोफाइट किससे बनना शुरू होता है? जीवन चक्र पढ़ा है? पौधों में मियोसिस होने से क्या बनता है? युग्मक तो बनते ही नहीं है, स्पोर बनते हैं। बीजाणुद्भिद मियोसिस द्वारा बीजाणु बनाता है। बीजाणु हैप्लॉइड होते हैं कि डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। और जो हैप्लॉइड जनरेशन होती है, उसकी पहली कोशिका कौन होती है? स्पोर।
समझ गए? वो हैप्लॉइड होता है और वही फिर क्या करता, पूरा युग्म को गैमेटोफाइट बनाता। तो वहां उस हैप्लॉइड स्पोर के अंदर माइटोसिस होगा, तभी तो पूरा सुकाय बनेगा। तो इसलिए हैप्लॉइड माइटोसिस होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल डिप्लॉइड में होता है, ये हैप्लॉइड में भी होता है, और हैप्लॉइड में विशेष रूप से पौधों के अंदर हमें ये हैप्लॉइड माइटोसिस दिखाई भी देता है। खैर, ये तो माइटोसिस की जनरल बातें हुई कि माइटोसिस क्या है और कहाँ होगा। अब देखिए, कोशिका विभाजन माइटोसिस, हमें कई बार ऐसा लगता है कि अपने आप शुरू हो गया, थोड़ी देर मतलब कोशिका वृद्धि करती है और फिर कुछ समय बाद उसमें विभाजन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि माइटोसिस या कोई भी विभाजन अपने आप शुरू नहीं होता है। कोशिका में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो विभाजन को प्रेरित करते हैं। तो माइटोसिस होने के कारण कि कब एक कोशिका विभाजन करने लग जाती है, तो माइटोसिस के कारण क्या है, तो कोशिकाओं में कुछ परिवर्तन होते हैं जो ये इंडिकेशन देते हैं कि अब विभाजन करना पड़ेगा। दो कारण हमने पहचाने यहाँ पर माइटोसिस के कारण। सेल में माइटोसिस कब शुरू होगा, माइटोसिस होने के कारण। दो ऐसे कारण हैं, कारक हैं जो माइटोसिस प्रेरित करते हैं। उनमें पहला जो कारक दिया है वो है कर्णप्लाज्म थ्योरी। कर्णप्लाज्म थ्योरी से इसको समझाया गया है, ये हर्टविग द्वारा दी गई। हर्टविग ने कर्णप्लाज्म थ्योरी के माध्यम से माइटोसिस प्रेरित होने का कारण समझाया है। और हर्टविग के अनुसार, इनके अनुसार प्रत्येक कोशिका में केंद्रक के आयतन व कोशिका द्रव्य का आयतन साइटोप्लाज्म के आयतन का एक निश्चित मान होता है। देखिए, हर सेल के अंदर उसके न्यूक्लियस का वॉल्यूम और साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, मतलब केंद्रक का आयतन और कोशिका द्रव्य आयतन का एक निश्चित अनुपात होता है। और यह अनुपात हर कोशिका का फिक्स होता है और उसे बनाए रखा जाता है। एक निश्चित अनुपात होता है, इसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। कर्णप्लाज्म थ्योरी के अनुसार प्रत्येक कोशिका में केंद्रक का वॉल्यूम और कोशिका द्रव्य का वॉल्यूम एक निर्धारित निश्चित होता है, जिसे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स भी कहा जाता है। यानी कि किसी भी सेल का KI, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का आयतन अपॉन कोशिका द्रव्य का आयतन, यह अनुपात होता है। इसको हम कई बार इस तरह से भी लिखते हैं, VN अपॉन VC माइनस VN। ये KI वैल्यू होती है एक सेल की। VN तो क्या हो गया, केंद्र का वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, और अब वो कोशिका द्रव्य का आयतन कैसे निकालोगे, अकेले कोशिका द्रव्य का यूं नहीं निकलता। पहले आप कोशिका का आयतन निकालो और केंद्र का आयतन निकालो, उसको घटा लो। तो ये जो VC होता है ये क्या है, कोशिका का आयतन, ये कोशिका का आयतन है
और Vn जो होता है ये क्या है, केंद्रक का आयतन। तो कोशिका के आयतन में से केंद्रक का आयतन जब घटा देते हैं तो बचता है कोशिका द्रव्य का आयतन। तो हर कोशिका का KI का मान बिल्कुल फिक्स होता है। अब छोटी कोशिकाओं का KI मान ज्यादा होगा या कम होगा? छोटी कोशिकाएं हैं तो साइटोप्लाज्म कम, केंद्रक के आकार में ज्यादा फर्क नहीं आता क्योंकि जितने गुणसूत्र हैं वो तो वही रहेंगे। अब मानव में 46 गुणसूत्रों का केंद्रक है तो वही रहेगा। अब कोशिका छोटी बड़ी फिर भी हो सकती है, तो वहां अंतर किस चीज का आता है, साइटोप्लाज्म। छोटी कोशिका मतलब साइटोप्लाज्म कम, तो साइटोप्लाज्म कम हुआ तो KI का मान। तो ये क्या दर्शाता है कि छोटी कोशिकाओं में KI मान ज्यादा है, साइटोप्लाज्म कम है। इसका मतलब केंद्रक कोशिका द्रव्य में होने वाली सारी गतिविधियों को अच्छे से नियंत्रित कर पा रहा है। समझ गए? अब जैसे कोशिकाओं की वृद्धि हुई तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ेगी। अब साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ते ही KI वैल्यू डिस्टर्ब हो जाएगी, और साइटोप्लाज्म जब बढ़ेगा तो केंद्रक के नियंत्रण का जो क्षेत्र था उससे भी बाहर निकल जाएगा। अब केंद्रक कोशिका द्रव्य की गतिविधियों को अच्छे से नियंत्रित नहीं कर पा रहा होता है, और इसीलिए वो कोशिका को विभाजन करवा देता है ताकि वापस अपना पुराना वाला KI मान लाया जा सके, और ताकि केंद्रक जो है कोशिका द्रव्य को नियंत्रित कर सके। ठीक है, यानी कि जब जब भी कोशिका द्रव्य केंद्रक के नियंत्रण से बाहर जाता है तो केंद्रक क्या करता है, कोशिका का विभाजन आरंभ कर देता है कि भाई अब अपने कंट्रोल से बाहर हो रही है चीजें। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये एक कारण समझ में आता है कि क्यों सेल आखिर विभाजन करना शुरू करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि छोटी कोशिकाओं का KI अधिक होता है। क्योंकि उनमें साइटोप्लाज्म कम होता है। अर्थात केंद्रक साइटोप्लाज्मिक कार्यों या साइटोप्लाज्मिक क्रियाओं को अच्छे से नियंत्रित कर लेता है। कोशिका विभाजन का एक कारण रहता है
न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। जब कोशिकाओं में वृद्धि होती है तो साइटोप्लाज्म बढ़ता है और केआई परिवर्तित हो जाता है तथा केंद्रक साइटोप्लाज्म को नियंत्रित नहीं कर पाता है। अतः केआई को पुनः सही करने के लिए कोशिका विभाजन कर जाती है। कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स विभाजन प्रेरित करने का एक कारण है। ऐसे ही एक दूसरा कारण और है, वो है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ये एक और चीज है और ये दोनों चीजें मिलके काम करती है। एक तो केआई इंडेक्स हो गया और दूसरा सरफेस वॉल्यूम रेशियो। ये दरअसल दो चीजों का अनुपात है, कोशिका के सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया और आयतन का अनुपात। और हर कोशिका में सरफेस एरिया आयतन का अनुपात निश्चित होता है। और यहाँ पर एक्चुअल में इसका खास मतलब क्या है, देखिए, जो सतह क्षेत्रफल होती है कोशिका की सतह, साइटोप्लाज्म के लिए बाहरी वातावरण से पदार्थों का विनिमय करती है। अब देखिए, सतह क्षेत्रफल, सरफेस एरिया तो जानते हो ना। अब कोशिका का जो सतह होता है, कोशिका की सतह बनती है कोशिका झिल्ली से। तो कोशिका अपनी कोशिका झिल्ली से बाहरी वातावरण से पदार्थों का विनिमय करती, कुछ लिया कुछ दिया। और वो ये काम किसके लिए कर रही? अंदर उपस्थित साइटोप्लाज्म के कार्यों के लिए। ठीक है, तो इसीलिए कोशिका में जितना साइटोप्लाज्म है उसी के हिसाब से सतह भी होनी चाहिए, ताकि उस साइटोप्लाज्म के लिए आवश्यक चीजें ली जा सके, दी जा सके। तो इनका एक निश्चित अनुपात होता है कि उतनी सतह रखी जाएगी जितने की उपलब्ध साइटोप्लाज्म के लिए जरूरी हो। तो ये एक फिक्स है कि सतह साइटोप्लाज्म के लिए बाहरी वातावरण से पदार्थों का विनिमय करती है। अब ऐसे में तो जब कोशिका में वृद्धि होती है, जैसे कोशिका बढ़ती है, वृद्धि होती है, तो इसका आयतन भी बढ़ेगा और सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। और आयतन और सरफेस एरिया के मैथमेटिक्स के हिसाब से फार्मूले भी होते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका एक गोला है, स्फेयर, तो आपने देखा होगा गोले का आयतन निकालने का अलग फॉर्मूला है, सरफेस एरिया निकालने का भी फॉर्मूला है। और जब वो बढ़ता है तो ध्यान रखना, आयतन हमेशा ज्यादा बढ़ता है, सरफेस एरिया उतना नहीं बढ़ता। अब आप देखिए, वृद्धि हुई, आयतन बढ़ा, मतलब साइटोप्लाज्म बढ़ा, लेकिन उस बढ़े हुए साइटोप्लाज्म के हिसाब से सतह इतनी नहीं बढ़ी। तो क्या हो रहा है,
कि वो सतह उस साइटोप्लाज्म के लिए अब अपर्याप्त है। जितना उस साइटोप्लाज्म के लिए पदार्थों का विनिमय चाहिए, सतह कम पड़ेगी। तो जैसे ही सतह साइटोप्लाज्म के लिए अपर्याप्त हो जाती है, कोशिका को मजबूरी में ही सही लेकिन डिवाइड करना पड़ता है, ताकि वो अपना वापस सरफेस वॉल्यूम रेशियो सही कर सके। समझ में आई बात? तो जब भी साइटोप्लाज्म का आयतन बढ़ेगा और एक निर्धारित मात्रा से ज्यादा होते ही कोशिका को विभाजन करना पड़ता है, क्योंकि अब सतह जो है वो कम बढ़ने लगती है। साइटोप्लाज्म बढ़ना और सतह नहीं बढ़ना या कम बढ़ना, इससे दिक्कत आती है और ये विभाजन प्रेरित करता है। तो जब सेल में वृद्धि होती है तो सेल का आयतन सतह क्षेत्रफल से ज्यादा बढ़ता है, जिससे सतह साइटोप्लाज्म के लिए अपर्याप्त हो जाती है। सेल अपने सरफेस वॉल्यूम अनुपात को पुनः सही करने के लिए विभाजन कर जाती है। तो सेल इन दो परिस्थितियों में विभाजन की तरफ बढ़ती है कि जब सेल का साइटोप्लाज्म और केंद्रक का आयतन बिगड़ जाता है, सरफेस एरिया और साइटोप्लाज्म सरफेस एरिया और सेल का वॉल्यूम जब डिस्टर्ब हो जाता है, तब सेल को डिवाइड करना पड़ता है। तो दो कारण हैं जिसकी वजह से कोशिकाओं में विभाजन प्रेरित होता है। तो सेल अपने KI कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स को और सरफेस वॉल्यूम रेशियो को सही करने के लिए विभाजन करती है। ये दोनों रेशियो कब बिगड़ते हैं? जब भी कोशिका वृद्धि करती। कोशिका जब वृद्धि करेगी तो साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ती है। साइटोप्लाज्म की मात्रा बढ़ने से साइटोप्लाज्म का केंद्रक के साथ जो अनुपात है वो गड़बड़ हो जाता है और साइटोप्लाज्म का और सतह क्षेत्रफल का अनुपात भी डिस्टर्ब हो जाता है। इन दोनों को सही करने के लिए सेल को विभाजन करना पड़ता है, ताकि जो नई पुत्री कोशिकाएं बनती हैं उनमें वापस से सही चीजों में सही वैल्यू आ सके। तो ये एक तरीका है जिससे कि सेल को भी पता चलता है कि हमें विभाजन कब करना है। सेल को कब पता चलेगा विभाजन करने का? उसे कब महसूस होता है कि अब जरूरत हो गई विभाजन करने की? जब उसके ये दोनों रेशियो गड़बड़ हो जाते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। तो माइटोसिस होने के ये दो कारण ध्यान रखने अपने को। एक तो केर्न प्लाज्म थ्योरी के अनुसार दिया गया कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स और दूसरा सरफेस वॉल्यूम रेशियो। आगे बढ़ते हैं, माइटोसिस की क्रियाविधि, उसके मैकेनिज्म पर आते हैं। पूरे माइटोसिस की प्रक्रिया को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। माइटोसिस जो है इसे दो मुख्य अवस्थाओं में बांटा जाता है। इसके दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है कैरियोकाइनेसिस, जो हमने एम फेज पढ़ा था। एम फेज बताया था कि नहीं बताया? तो हमने एम फेज में भी दो भाग किए थे, कैरियोकाइनेसिस है, तो वहीं रोका था हमने। ये एक्चुअल में एम फेज का ही भाग है। एम फेज में भी दो तरह से विभाजन होता है, या तो माइटोसिस के थ्रू होगा या मियोसिस के थ्रू। तो कैरियोकाइनेसिस इसे हम कहते हैं केंद्रक विभाजन, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। अब इनमें भी हम सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस लेंगे। कैरियोकाइनेसिस जो है, दरअसल ये वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोशिका के केंद्रक का विभाजन हो जाता है। वह केंद्रक बन जाते हैं। केंद्रक का विभाजन होकर के दो केंद्रक का बन जाना, ये केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस कहलाता। कैरियोकाइनेसिस, ध्यान रखिएगा, यह एक जटिल व अप्रत्यक्ष विभाजन प्रक्रिया है। ध्यान रखिए, केंद्रक का विभाजन इनडायरेक्ट माना जाता है। माइटोसिस, मियोसिस पूरा ही इनडायरेक्ट विभाजन है। डायरेक्ट विभाजन किसको कहते हैं? एमाइटोसिस। वो ऐसा लगता है जैसे खींच के दो भागों में तोड़ दिया। ये थोड़ा अप्रत्यक्ष, जटिल भी है और अप्रत्यक्ष विभाजन प्रक्रिया है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, इसमें जो भी कार्य होते हैं, इसके कार्य माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी में ये किस तरह से विभाजन होता है देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं। तो कैरियोकाइनेसिस अच्छे से इसकी क्रियाविधि भी ज्ञात है, कारण कि ये दिखाई देता है। इवन साइटोकाइनेसिस भी इतना नहीं दिखता। तो कैरियोकाइनेसिस के कार्य माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं, अतः क्रियाविधि ज्ञात है। तो इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म ज्ञात है। किस तरह से केंद्र का विभाजन होता है, इसकी क्रियाविधि ज्ञात है। क्योंकि ये काफी जटिल प्रक्रिया है, इसे 4 अवस्थाओं में बांटा जाता है। कैरियोकाइनेसिस को पुनः 4 अवस्थाओं में बांटा जाता है। ये जो 4 अवस्थाएं बांटी गई हैं, ये केवल अध्ययन को आसान बनाने के लिए है। वास्तव में इन चारों में कोई ऐसा अंतर नहीं है, ये सतत होती हैं। 4 अवस्थाओं में बांटा जाता है। ये अवस्थाएं कौन कौन सी रहेंगी? प्रोफेज, पूर्वावस्था भी कहते हैं, देन मेटाफेज, मध्यावस्था, फिर एनाफेज, और लास्ट में रहती है टीलोफेज। 4 अवस्थाएं रहती हैं। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 भागों में इसको बांट के अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये केवल मानव निर्मित बंटवारा है। ये कार्य पूरा सतत होता है। जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो बहुत मुश्किल होता है ये ढूंढ पाना कि हाँ, यहाँ में प्रोफेज खत्म और मेटाफेज चालू। ये प्रोसेस सतत चलता है। हमने कुछ बड़े बड़े कार्यों के आधार पर इनके 4 हिस्से कर दिए कि यहाँ तक को प्रोफेज मानेंगे, उसके आगे फिर मेटाफेज, इस तरह से बांट रखा है। तो आपको जो ध्यान रखना है, हर फेज में क्या मुख्य कार्य हो रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो कौन सा कार्य किस फेज में होता है, यही हमसे बार बार पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रोफेज की। प्रोफेज जो है, यह पहली व कैरियोकाइनेसिस की सबसे लंबी अवस्था है। जो G2 फेज के तुरंत बाद G2 फेज के तुरंत बाद
आरंभ होती है। अब प्रोफेज जो है कैरियोकाइनेसिस की पहली अवस्था और सबसे बड़ी अवस्था है। और ये कब शुरू होगी? जैसे इंटरफेज खत्म हुआ। इंटरफेज कहां के खत्म होता है? G2 फेज में। बस G2 फेज के बाद M फेज शुरू होता है। और M फेज का पहला काम क्या है? कैरियोकाइनेसिस। और उसका भी पहला काम क्या है? प्रोफेज। पूरी कोशिका चक्र में हमेशा पहली अवस्था सबसे लंबी होती। आप शुरू से देख लीजिए, सेल साइकिल के दो भाग किए अपन ने। कौन कौन से? इंटरफेज, एम फेज। उसमें ज्यादा बड़ी अवस्था कौन है? इंटरफेज। इंटरफेज के कितने भाग किए? 3 भाग। कौन कौन से? G1 S G2। इसमें सबसे बड़ी अवस्था जो पहले वाली G1 अवस्था है। उधर एम फेज के भी कितने भाग किए? 2। कैरियोकाइनेसिस, साइटोन। इसमें भी जो पहली अवस्था कैरियोकाइनेसिस सबसे बड़ी है। कैरियोकाइनेसिस के कितने भाग किए? 4 किए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसमें भी प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था है। तो हर स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज होती है वो है सबसे लंबी अवस्था। और ये G2 के तुरंत बाद शुरू होती है। एक्चुअली देखिए, इस अवस्था में ये लंबी इसलिए भी दिखती है कि यहाँ बस शुरुआत की तैयारियां दिखती है कि क्या कुछ हो रहा है। और इसमें होने वाली चीजें धीरे धीरे माइक्रोस्कोप में नजर आने लगती। अब इसमें देखा गया कि शुरुआत किस तरह से होती है। तो एक तो कोशिका में कुछ सामान्य जनरल चेंज होते हैं। जैसे ये देखा गया कि कोशिकीय कंकाल, साइटोस्केलेटन कहते हैं जिसको, कोशिकीय कंकाल जो होता है प्रोटीन के तंतुओं से बनता है। और आपने ये नाम पढ़े होंगे, सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल, सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफिलामेंट, और इन दोनों के बीच के मध्यम तंतु भी होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये 3 तरह के तंतु हैं जो मिलकर के कोशिका का भी अपना एक कंकाल बनाते हैं। ये प्रोटीन के तंतु हैं जिनको जोड़ जोड़ करके बनाते हैं और जब जरूरत होती है इनको बिखेर भी सकते हैं। तो जब कोशिका को विभाजन करना होता है तो ये कंकाल तंत्र दिक्कत करता है। तो कोशिका अपने सारे कोशिकीय कंकाल को बिखेर देती है, ठीक है। और कोशिका एक सामान्य गोलाकार कोशिका हो जाती है। उसका जो उपापचय की दर है वो धीमी हो जाती है। और थोड़ा सा जीव द्रव्य, जो कोशिका द्रव्य, वो विस्कस हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ये कुछ शुरुआती परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद मुख्य परिवर्तन होता है केंद्रक में। हमें देखने को मिलता है कि केंद्रक के अंदर हमें पतले पतले, अत्यंत लंबे और पतले पतले धागे दिखाई देने लगते हैं। इसी वजह से इसका नाम माइटोसिस रखा गया था। ये पतले धागे दरअसल क्रोमेटिन तंतु हैं। तो केंद्रक के अंदर लंबे लंबे क्रोमेटिन तंतु दिखाई देने लगते हैं और ऐसा लगता है कि केंद्रक धागे की या ऊन की एक गेंद जैसा नजर आता है, ठीक है। जैसे धागे की कोई बॉल, जैसे ऊन, ऊन जानते हो ना। अब तो आजकल स्वेटर नहीं बुनते हैं इतना, कई बार ऊन का गोला बना के रखते ताकि वो उलझे नहीं। ऊन की गेंद जैसा, धागे की गेंद जैसा दिखाई देता है केंद्रक शुरुआत में। इसे स्पर्मी स्टेज कहा जाता है। तो क्रोमेटिन तंतु दिखाई देने लगते। उसके बाद क्रोमेटिन तंतुओं में सतत रूप से कार्य शुरू होता है जो पूरे प्रोफेज चलेगा, कि क्रोमेटिन तंतुओं में सतत रूप से संकुचन, डिहाइड्रेशन, कुंडलन और फोल्डिंग का कार्य होता है, जिसको मैं एक शब्द में कहूं तो पैकेजिंग होती है। वही पैकेजिंग जो अपन ने मोलिकुलर में पढ़ी थी। तो उनको समेटा जा रहा है, छोटे कर रहे हैं। इस पैकेजिंग से क्या हो रहा, क्रोमेटिन के तंतुओं की लंबाई तो कम होगी और मोटाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और ये क्रोमेटिन अब गुणसूत्रों में बदलने लगते हैं। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम के बदलाव की प्रक्रिया कहां होती है? प्रोफेज में, ठीक है। और प्रोफेज के अंत तक जाते जाते हमें अच्छे से दोहरी प्रकृति वाला गुणसूत्र दिखाई देने लगता है, जिसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं, उसे हम डायड कहते हैं। समझ में आई बात? तो केंद्र के अंदर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने का कार्य चालू हो जाता है। बात समझ में आ रही? इधर साइटोप्लाज्म में उसी वक्त कारक केंद्र, सेंट्रियोल, जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं, एक ही बात है। सेंट्रियोल होता है, उसके आसपास के एरिया को मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो अगर सेंट्रोसोम लिखा है या सेंट्रियोल लिखा है, एक ही बात है। तो जो सेंट्रियोल होता है, अच्छा सेंट्रियोल डबल कब हुआ था? सेंट्रियोल तो पहले ही दुगुना हो रखा है। सेंट्रियोल जो कि एस फेज में ही डबल हो गया था। अब ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होते हैं और विपरीत ध्रुवों की तरफ चलने लगते हैं। समझ गए?
और प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर किरणों के रूप में तारक किरणें जमा हो जाती है, जिसको एस्टर रेज कहते हैं। और इन जैसे ये दोनों सेंट्रियोल दूर जाते हैं, इनके मध्य लंबे लंबे स्पिंडल तंतु, तरकु तंतु का निर्माण भी शुरू हो जाता है। तो प्रोफेज में ये कार्य बाहर हो रहा है कि सेंट्रियोल अलग हुए, चारों तरफ एस्टर रेज बनी और मध्य में स्पिंडल तंतु बनते जा रहे हैं। और सेंट्रियोल कहाँ चल रहे हैं? विपरीत ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं। उधर केंद्रक में क्या हो रहा है? क्रोमेटिन संकुचित होकर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आई बात? ठीक है। अब प्रोफेज के अंत में जाते हैं, तब हम देखते हैं कि काफी हद तक क्रोमोसोम बन चुके हैं और केंद्रक के अंदर उपस्थित केंद्रिकाएं बिखेर दी जाती हैं। केंद्रिका ध्यान है, एक झिल्ली रहित नग्न संरचना मानी जाती है केंद्रिकाएं। तो केंद्रिकाएं बिखर जाती हैं और अदृश्य हो जाती हैं, और केंद्रक झिल्ली को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। और ये टुकड़े भी थैलेनुमा संरचनाओं में बंद करके कोशिका द्रव्य में बिखेर दिए जाते हैं, और इस तरह से पूरी केंद्रक झिल्ली भी अदृश्य हो जाती है। केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली के अदृश्य होने के साथ ही प्रोफेज की समाप्ति और मेटाफेज का आरंभ माना जाता है। समझ में आई बात? तो ये 4-5 मुख्य काम है जो अपने को पता होने चाहिए। हर स्टेज में क्या काम हो रहा है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके इनके पॉइंट्स, जो जो काम मैंने आपको बताया, बस यही अपने को याद रखने किस फेज में क्या हो रहा है। फिर एक डायग्राम भी बनाएंगे, तो वो एक एक करके चाहे तो लिखते जाइए। ये तो खैर मैंने लिख दिया कि G2 फेज के बाद शुरू होती है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए जो जिस क्रम में मैंने आपको काम बताए हैं। सबसे पहला लिख लीजिए इसमें कोशिका के या कोशिका का कोशिकीय कंकाल। कोशिका का कोशिकीय कंकाल बिखेर दिया जाता है तथा कोशिकाएं सामान्य गोलाकार हो जाती हैं। तो साइटोस्केलेटन बिखेर दिया जाता है और कोशिकाएं सामान्य गोलाकार हो जाती हैं। ये शुरुआती परिवर्तन। इसके बाद अगला एक और, कोशिका में उपापचय की दर धीमी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। उपापचय की दर धीमी हो जाती है तथा कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म गाढ़ा हो जाता है, विस्कस हो जाता है। साइटोप्लाज्म विस्कस या गाढ़ा हो जाता है। अब अपन केंद्रक के परिवर्तन लिखेंगे, तो अगला भाग केंद्रक में कई सारे पतले पतले व लंबे धागे दिखाई देते हैं। कई सारे पतले पतले व लंबे धागे दिखाई देते हैं जिन्हें क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। इस समय केंद्रक ऊन की एक गेंद, बॉल ऑफ वूल, इस समय केंद्रक ऊन की एक गेंद, या इसे हम बॉल ऑफ वूल भी कहते हैं, ऊन की एक गेंद के समान दिखाई देता है। ऊन की एक गेंद बॉल ऑफ वूल जैसा दिखाई देता है, और इस अवस्था को स्पर्मी स्टेज, इंग्लिश में लिखेंगे इसको, इस अवस्था को स्पर्मी स्टेज कहते हैं।
तो इस समय केंद्रक ऊन की एक गेंद के समान दिखाई देता है और इस अवस्था को स्पर्मी स्टेज कहते हैं। ये पूछा जाएगा, स्पर्मी स्टेज कब दिखाई देता है? प्रोफेज में। सीधे सीधे किस अवस्था में क्या काम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैच द कॉलम भी आएंगे तो एक तरफ कार्य लिखे होंगे, एक तरफ अवस्थाएं लिखे होंगी, तो अपने को पता रहना चाहिए कौन सा किस काम है। और ये एक सतत कार्य कहानी की तरह ध्यान रखना इसमें, ठीक है। अब क्रोमेटिन का जो बदलाव है, ताकि उनको गुणसूत्रों में बदला जाएगा, वो काम भी होगा। ये तो शुरुआत का दिखाई दिया जो भी है। अगला जो काम होगा, नेक्स्ट पॉइंट, क्रोमेटिन तंतुओं में सतत संकुचन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन ही लिख लो, ज्यादा बढ़िया। जल का निकलना जिसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। हाँ, तो जिसकी जो इच्छा हो वो लिख लो। सतत संकुचन, डिहाइड्रेशन, कुंडलन, सतत संकुचन, डिहाइड्रेशन व कुंडलन होने लगता है। सतत संकुचन, डिहाइड्रेशन व कुंडलन। अब इन तीनों की जगह आप एक वर्ड अगर चाहे तो ब्रैकेट में दो, पैकेजिंग, जो अपन ने पहले पढ़ रखी ऑलरेडी। पैकेजिंग होती है कुल मिलाकर यहाँ। सतत संकुचन, डिहाइड्रेशन व कुंडलन अर्थात पैकेजिंग होने लगती है, जिससे इनकी लंबाई कम होती जाती है। इनकी लंबाई कम होती जाती है व मोटाई बढ़ती है। लंबाई कम होती जाती है और मोटाई बढ़ती है। और क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदलने लगते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्रों में बदलने लगते हैं। क्रोमोसोम में बदलने लगते हैं। प्रोफेज के अंत में, अगले पॉइंट में लिख लीजिएगा, प्रोफेज के अंत में गुणसूत्रों की दोहरी प्रकृति, गुणसूत्रों की दोहरी प्रकृति, डबल नेचर जिसको कहते हैं, और उसको ब्रैकेट में लिखेंगे डायड। दोहरी प्रकृति को, गुणसूत्रों को क्या कहेंगे? डायड। गुणसूत्रों की दोहरी प्रकृति या डायड दिखाई देने लगते हैं। दोहरी प्रकृति या डायड दिखाई देने लगते हैं। तो ये चीज केंद्रक में लगातार चलेगी। संकुचन, पैकेजिंग का जो काम है वो लगातार चलेगा एंड तक। प्रोफेज के एंड तक जाते जाते गुणसूत्र अच्छे से डायड के रूप में नजर आने लगे। तो जब ये काम केंद्रक में हो रहा है, उस समय साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? सेंट्रियोल वाला पार्ट बताया था, तारक केंद्र, ठीक है। अब एक और अगला पॉइंट लिखेंगे, साइटोप्लाज्म में तारक केंद्र, तारक केंद्र को तारक काय भी बोला जाता है। एनसीईआरटी ने कई जगह तारक काय लिखा है। सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, तारक केंद्र या तारक काय, जो कि कोशिका द्रव्य में तारक केंद्र या तारक काय, जो कि एस अवस्था में ही डबल हो चुका था। एस अवस्था में ही दुगुना हो चुका था। अब अलग हो जाते हैं।
अलग हो जाते हैं वह दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर चलने लगते हैं। साइटोप्लाज्म में तारक केंद्र या तारक काय जो कि एस अवस्था में ही डबल हो चुका था, अब अलग हो जाते हैं तथा दोनों विपरीत ध्रुवों की ओर चलना शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। फिर दो चीजें और बनती हैं, एक पॉइंट और इसके आगे, प्रत्येक तारक केंद्र के चारों ओर प्रत्येक तारक केंद्र के चारों ओर तारक किरणें तारक किरणों को अंग्रेजी में कहते हैं एस्टर रेज। प्रत्येक तारक केंद्र के चारों ओर तारक किरणें या एस्टर रेज बनती हैं तथा दोनों तारक केंद्र के मध्य स्पिंडल तंतु, तरकु तंतु या स्पिंडल तंतु भी बनते हैं, स्पिंडल तंतु भी बनने लगते हैं। मतलब प्रत्येक तारक केंद्र के चारों ओर तारक किरणें या एस्टर रेज बनती हैं तथा दोनों के मध्य स्पिंडल तंतु बनने लगते हैं। ठीक है, अब स्पिंडल तंतु का बनना भी पूरे प्रोफेस चलता रहेगा। जैसे जैसे तारक केंद्र दूर होते जाएंगे, स्पिंडल तंतु उनके बीच के क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब ये जो तीन चीजें हैं, तारक केंद्र, तारक किरणें और स्पिंडल तंतु, इन तीनों को संयुक्त रूप से माइटोटिक एपरेटस कहा जाता है। माइटोटिक एपरेटस, तो ये आप अलग से लिख लीजिएगा कि तारक केंद्र, तारक किरणें व स्पिंडल तंतु को संयुक्त रूप से माइटोटिक एपरेटस या एक्रोमेटिक फिगर कहा जाता है। इन तीनों को संयुक्त रूप से एक्रोमेटिक फिगर या माइटोटिक एपरेटस कहा जाता है। इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? सबसे ज्यादा जरूरी कौन है? सेंट्रियोल है? जी नहीं, इन तीनों में सबसे ज्यादा जरूरी है स्पिंडल। ठीक है, सेंट्रियोल और एस्टर रेज तो कई बार होते ही नहीं। आप देखिए पौधों की कोशिकाएं, पादप कोशिकाओं, जंतु कोशिकाओं में एक बड़ा अंतर यही तो है कि जंतु कोशिकाओं में सेंट्रियोल तारक केंद्र होता है, पौधों में तो होता ही नहीं। और नहीं होने के बावजूद भी कोशिका विभाजन तो होता है ना उनमें। कोशिका विभाजन के लिए तारक केंद्र और तारक किरणों का होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसका होना जरूरी है? स्पिंडल का, ये हमेशा हो। ठीक है, ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन स्पिंडल का उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, और ये जरूरी है, ध्यान रखिएगा, अगर स्पिंडल नहीं बने तो फिर कोशिका विभाजन बीच में रुक जाता है। मैंने आपको बताया भी था, कोई एक है जो स्पिंडल बनाना रोक देता है। किस पदार्थ से स्पिंडल बनना रुक जाते हैं? कोल्चिसिन। और जब कोल्चिसिन स्पिंडल निर्माण को प्रतिबंधित कर देता है तो कोशिका विभाजन मेटाफेज से आगे बढ़ता ही नहीं। तो स्पिंडल बनना जरूरी है, बाकी दोनों नहीं भी हो तो पौधों में तो होते ही नहीं ना दोनों, तब भी चलता है। एक लाइन और लिखेंगे आगे इसमें, तारक केंद्र व तारक किरणों का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है।
तारक केंद्र व तारक किरणों का उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। किंतु स्पिंडल तंतुओं का होना अनिवार्य होता है। स्पिंडल तंतुओं का होना अनिवार्य होता है। अब यहां देखिए, इन सेंट्रियोल और एस्टर रेज उपस्थित भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो माइटोसिस के अलग अलग नाम दिए जाते हैं। यहाँ आप 2-3 नाम ध्यान रखिएगा। जैसे एक तो होता है सेंट्रिक माइटोसिस, सेंट्रिक माइटोसिस और एसेंट्रिक माइटोसिस। सेंट्रिक और असेंट्रिक। सेंट्रिक माइटोसिस का मतलब क्या हुआ? ऐसा माइटोसिस जिसमें सेंट्रियोल उपस्थित है। सेंट्रियोल उपस्थित सेंट्रिक माइटोसिस, और सेंट्रियोल अनुपस्थित एसेंट्रिक माइटोसिस। सेंट्रिक माइटोसिस किस में होगा? उदाहरण के तौर पर जंतु कोशिकाओं में। सारी जंतु कोशिकाओं का माइटोसिस हमेशा कैसा रहेगा? सेंट्रिक, क्योंकि यहाँ तारक केंद्र होता है। और एसेंट्रिक माइटोसिस होता है पौधों में, प्लांट सेल्स। तो पौधों का जो माइटोसिस है वो एसेंट्रिक कहा जाता है, क्योंकि उसमें सेंट्रियोल नहीं होता। तो सेंट्रियोल की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर ये दो तरह के माइटोसिस है, सेंट्रिक माइटोसिस, एसेंट्रिक माइटोसिस। ना इसी तरह से एस्ट्रल माइटोसिस और एनेस्ट्रल माइटोसिस। एस्ट्रल को कई बार एम्फी एस्ट्रल भी कहते हैं। एस्ट्रल या एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस और एनेस्ट्रल माइटोसिस। जो एस्ट्रल माइटोसिस होता है, इसका क्या मतलब हुआ? तारक किरणें, एस्टर रेज उपस्थित। आमतौर पर जब एस्टर रेज उपस्थित होते हैं तो सेंट्रियोल भी क्या रहता है? सेंट्रियोल भी उपस्थित होता है। तो जो एस्ट्रल होता है वो कौन होता है? सेंट्रिक भी होता है। और एनेस्ट्रल माइटोसिस में ध्यान रखिएगा कि एस्टर रेज अनुपस्थित, जब तारक किरणें नहीं बनती हैं। और ऐसे में सेंट्रियोल भी आमतौर पर अनुपस्थित ही रहता है। तो सेंट्रियोल भी अनुपस्थित, एस्टर रेज भी अनुपस्थित। तो एस्ट्रल माइटोसिस किसमें होना चाहिए? जंतु कोशिकाओं में, एनिमल सेल्स। और एनेस्ट्रल माइटोसिस पौधों की कोशिकाओं में, प्लांट सेल्स में। यानी कि पौधों का माइटोसिस एसेंट्रिक एनेस्ट्रल होता है। पौधों में क्या हुआ? एसेंट्रिक एनेस्ट्रल। जंतुओं में सेंट्रिक और एस्ट्रल माइटोसिस हो। तो ये प्रोफेज के कार्य। अच्छा, प्रोफेज का अंत जो होगा, अंत में केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका की बात ध्यान रखनी है। वही समाप्ति, हम वहीं से हमें पता चलता है कि प्रोफेज खत्म होगा। तो एक लास्ट पॉइंट क्या रहेगा इसमें, प्रोफेज में?
अंत में केंद्रक में केंद्रिका बिखर जाती है, केंद्रक में केंद्रिका बिखर जाती है और अंततः अदृश्य हो जाती है। बिखर जाती है वह अंततः अदृश्य हो जाती है। तथा केंद्रक झिल्ली केंद्रक झिल्ली छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर समाप्त हो जाती है। तो केंद्रिका का अदृश्य होना, केंद्रक झिल्ली का अदृश्य होना। केंद्रक झिल्ली छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, जो टुकड़े होते हैं ये भी कुछ साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं और केंद्रक झिल्ली खत्म, अदृश्य हो जाती है। अब गुणसूत्र सीधे ही किसमें दिखेंगे? साइटोप्लाज्म, केंद्रक नहीं दिखेगा। केंद्रक झिल्ली की समाप्ति के साथ ही प्रोफेज की समाप्ति मानी जाती। समझ में आ गई बात? तो प्रोफेज में मुख्य मुख्य काम अपने को याद रहने चाहिए। मुख्य काम पहला तो क्या है? केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन का दिखाई देना और क्रोमेटिन का गुणसूत्रों में बदलना। ये एक मुख्य काम है जो यहाँ होता है पूरे प्रोफेज में, शुरू से लेकर अंत तक। तो प्रोफेज की शुरुआत में आपको केंद्रक में क्या दिखेगा? क्रोमेटिन तंतु। प्रोफेज के अंत में क्या दिखेगा? क्रोमोसोम दिखेंगे, वो भी दोहरी प्रकृति वाले डायड। समझ गए? तो ये काम तो हो रहा है वहां। साइटोप्लाज्म में मुख्य काम क्या हो रहा है? सेंट्रियोल दो में विभक्त होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चलने लगता है। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर तारक किरणें बनती हैं और सेंट्रियोल के मध्य में स्पिंडल तंतु बनने लगता है। ये सारा काम कहां हो रहा है? साइटोप्लाज्म। और अंत में केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली खत्म हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? मेन मेन सीधे सीधे काम पूछे जाते। अब जो ही केंद्रक झिल्ली समाप्त हुई उसके बाद शुरू होता है मेटाफेज। हम यहाँ प्रोफेज के कुछ डायग्राम जरूर ध्यान रखेंगे, डायग्राम के रूप में भी इसको दर्शाया जा सकता है। तो शुरुआती प्रोफेज किस तरह का होगा और अंत का कैसा होगा, देखिए दोनों डायग्राम बनाते हैं। शुरुआत में प्रोफेज के केंद्रक में हमें इस तरह से लंबे लंबे क्रोमेटीन के बहुत सारे धागे नजर आने लगते हैं, ऊन की एक गेंद के समान। और इसमें केंद्रिकाएं भी होती हैं, दो तो होती हैं, दो से ज्यादा भी हो सकती। बाहर की तरफ स्पिंडल तारक केंद्र इस तरह से दो में डिवाइड हो जाता है। ये कौन है? सेंट्रियोल। इस सेंट्रियोल के चारों तरफ किरणों के रूप में ये जो है ये क्या रहते हैं? एस्टर किरणें, एस्टर रेज। और इनके बीच में ऐसे लंबे लंबे ये बनते हैं स्पिंडल तंतु। ये जो हैं विपरीत ध्रुवों की तरफ चलना शुरू करते हैं। क्रोमेटिन तंतु, ये होती है अर्ली प्रोफेज, बिल्कुल शुरुआती प्रोफेज। ये स्पर्मी स्टेज भी कहलाती। इसमें दिख रहा है ये ऊन की गेंद जैसा।
तीन डायग्राम बना रखे हैं। देखिए, ये शुरुआती प्रोफेज है, ये मध्य का प्रोफेज और ये अंत का है। मिडिल प्रोफेज में भी आपको झिल्ली दिख रही है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका दिख रही है, गुणसूत्र के रूप में नजर आने लगे हैं। वहां क्रोमेटिन तंतु दिख रहे हैं, यहाँ क्या दिख रहे हैं? गुणसूत्र। और अपने ये सेंट्रियोल दोनों तरफ जा ही रहे हैं लगातार। अंत तक आते आते और अच्छे से गुणसूत्र के रूप में नजर आने लगती है चीजें। केंद्रक झिल्ली लगभग अदृश्य हो गई है और ये दोनों विपरीत ध्रुवों पर लगभग पहुंचने ही वाले हैं। और लंबे लंबे स्पिंडल तंतु भी बनते जा रहे हैं जो आगे चल के पूरी कोशिका में फैल जाएं। तो लेट प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज। अब प्रोफेज के बाद में शुरू होता है मेटाफेज। हो गया यहाँ तक सबका?
अब देखिए मेटाफेज के क्या मुख्य मुख्य कार्य होते हैं। मेटाफेज की शुरुआत होती है केंद्रक झिल्ली के अदृश्य होने से। जो ही केंद्रक झिल्ली अदृश्य हुई, मेटाफेज की शुरुआत मान ली जाती है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहला काम, प्रोफेज में जो कार्य शुरू हुए थे वो यहाँ के खत्म होने लगते हैं। क्या क्या शुरू हुआ था? तीन बातें ध्यान रखना। क्या क्या शुरू हुआ? गुणसूत्रों का संकुचन, तारक केंद्रों का विपरीत ध्रुवों पर जाना, और स्पिंडल तंतुओं का निर्माण। ये शुरू ही हो रहे हैं, चल ही रहे थे, वो यहाँ आके पूरे होंगे। सबसे पहले गुणसूत्रों में होने वाला सतत संकुचन, डिहाइड्रेशन व कुंडलन रुक जाता है। और ज्यादा नहीं, जितने छोटे होने थे अब यहाँ तक हो जाते, इससे आगे और छोटे नहीं हो। इसीलिए यहाँ गुणसूत्र सबसे छोटे व मोटे दिखाई दे। पूछा जाए सबसे छोटे और स्पष्ट कहाँ दिखते हैं गुणसूत्र? मेटाफेज, क्योंकि इससे आगे और छोटा होगा नहीं, यहाँ रुक जाता है ये काम। ठीक है। और इसीलिए यहाँ का जो गुणसूत्र होता है मेटाफेजिक गुणसूत्र, गुणसूत्रों की संरचना व आकारी के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त होता है। ये एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि किस अवस्था के गुणसूत्र अध्ययन में काम आते हैं, संरचना और आकारिकी के अध्ययन में। तो ये मेटाफेज के हैं। समझ गए? अब यहाँ बड़े अच्छे से गुणसूत्र दिखाई देता है, और प्रत्येक मेटाफिजिक गुणसूत्र में देखो क्या चीजें होती हैं। ये एक गुणसूत्र जो है दो क्रोमेटिड का बना है, और इन दोनों क्रोमेटिड को क्या बोलते हैं? इनको बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। अब यहां बस अपने को ध्यान रखना, कई लोग कंफ्यूज होते हैं सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर। ठीक है। सेंट्रियोल तो एक अलग कोशिकांग है जो भी चल रहा है, और सेंट्रोमियर गुणसूत्र का हिस्सा है। जैसा कि इस मेटाफिजिक गुणसूत्र को बनाए तो ये ऐसे बनता है। ऐसे ये दोनों क्रोमेटिड जो हैं ये क्या हैं? ये सिस्टर क्रोमेटिड कहे जाते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं। और ये जो एक यहाँ पर खांच होती है ये क्या कहलाता है? ये है सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर पर इस जगह आपको प्रोटीन की दो प्लेट और दिखाई देती हैं, दोनों तरफ, इधर की तरफ भी और इस तरफ भी प्रोटीन की दो प्लेट होती है। प्रोटीन की ये जो प्लेट होती है इनको बोलते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर प्लेट यही वो जगह है जहां आगे चल करके स्पिंडल जुड़ेगा। स्पिंडल हमेशा इस प्रोटीन की प्लेट पे आके जुड़ता है। तो दो काइनेटोकोर की प्लेट, एक उधर और एक इस तरफ, दोनों तरफ लगी रहती हैं। ये एक मेटाफिजिक गुणसूत्र होता है। तो यहाँ तीन शब्द हैं, देखिए एक जैसे एक जैसे, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर। ठीक है, अंतर पता रहेगा। सेंट्रियोल एक अलग कोशिकांग है जो यहाँ पर बाहर की तरफ चल रहा है। समझ गए? और ध्यान रखना, सेंट्रियोल स्पिंडल का निर्माण नहीं करता। जब सेंट्रियोल नहीं होता तो भी स्पिंडल बनते हैं। बताया ना भी, सेंट्रिक एसेंट्रिक। स्पिंडल का निर्माण अपने आप होता है, सेंट्रियोल केवल उनको पकड़ के व्यवस्थित करता है। समझ गए? सेंट्रोसोम किसको कहते हैं? सेंट्रियोल और उसके आसपास के क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहेंगे? सेंट्रोसोम कहेंगे। ठीक है। और सेंट्रोमियर जो है वो गुणसूत्र का हिस्सा है, ये ध्यान रखना है। तीनों चीजें अलग अलग है। अगर कंफ्यूजन हो तो लिख लेना कहीं, लेकिन बाद में गड़बड़ मत करना कि सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर ये सब एक जैसी चीजें होती।
मेटाफेज में अगला जो एक और मुख्य काम होता है कि अब ये गुणसूत्र संकुचित होना रुक गए। अब अगला काम क्या होगा? सारे गुणसूत्र अब मध्य रेखा की तरफ या इक्वेटर की तरफ चलते हैं। इक्वेटर पृथ्वी के हिसाब से देखें तो बीच की लाइन होती है विषुवत रेखा जिसको, तो ऐसे कोशिका की मध्य की लाइन को भी इक्वेटर कह देते हैं। ये उधर गति करते हैं। गुणसूत्रों की ये गति कहलाती है मेटाकाइनेसिस। सारे गुणसूत्र अभी तक तो बिखरे हुए थे, अब सब गति करके मध्य रेखा पे जाएंगे, मेटाकाइनेसिस करेंगे और मध्य रेखा पर जाकर एक प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो एक बिल्कुल एक प्लेट के रूप में व्यवस्थित हो जाता है और इस प्लेट को क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। तो एक पट्टिका के रूप में जमा हो जाते हैं। मेटाफेज का सबसे मुख्य काम ही यही है, इसी से मेटाफेज पहचानी जाती है। ये मेटाफेजिक प्लेट के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अभी कुछ चीजें और बची हैं। ये तो प्लेट के रूप में जाएंगे और उधर वो जो सेंट्रियोल थे वो दोनों अपने विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए और वो लंबे लंबे स्पिंडल्स बन जाते हैं अब यहाँ। तो बाकी की चीजें मेटाफेज एनाफेज की अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।